तो यहाँ कहा गया कि अगर एक मैजिस्ट्रेट एक चलान में उसको मुकम्मल करवाने के लिए जो प्रोसीडिंग कर रहा है वो इंक्वायरी है, तो लिहाजा उस इंक्वायरी के तहत वही उसको जुडिशियल रिमांड पर भेजेगा, सेशन जज के पास भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट था इसमें और ये बड़ा रेलेवेंट है आज की इस डिस्कशन के साथ भी। द पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट टू डिस्चार्ज एन अक्यूज्ड इन ए केस एक्सक्लूसिवली बाय ए, वो मैंने सिर्फ वो पोर्शन लिया है जो डिस्चार्ज के हवाले से है, लेकिन साइटेशन मैंने आपको डिस्कस कर दी कि इसकी बैकग्राउंड क्या थी। Sessions remained intact till such time the case was sent by him to the court of session for trial. उन्होंने कहा कि सारी पावर्स खा कैंसिलेशन की है, खा डिस्चार्ज की हैं, खा जुडिशियल रिमांड की हैं, सेशन केस में भी those powers are with the magistrate, not with the session court. आगे 1983 SCMR हबीब वर्सेस स्टेट, ये भी सुप्रीम कोर्ट की है, ये भी इसी पॉइंट पर है। The magistrate's power to discharge an accused person of his bond under subsection 3 of section 173. अब सेक्शन 173 जो है इसमें दो क्लासेज हैं, इसमें दो क्लासेज हैं। या तो ये है कि जब आपको पुलिस रिपोर्ट 173 के तहत रिसीव होती है और पुलिस ने उसको बॉन्ड पर डिस्चार्ज किया है तो आप उसको बॉन्ड से डिस्चार्ज कर सकते हैं, ये तो पहला ऑप्शन है आपका। दूसरा क्या है, और एज यू थिंक फिट, या कोई ऐसा ऑर्डर आप पास करते हैं विच यू थिंक फिट। वो थिंक फिट क्या है, वो कैंसिलेशन ऑफ केस है। इसको हम कैंसिलेशन ऑफ केस में पढ़ेंगे। तो मैंने जैसे बताया कि कैंसिलेशन ऑफ केस और डिस्चार्ज इंटरकनेक्टेड है, प्रिंसिपल दोनों के एक हैं। अब यहाँ देखे बात हो रही है सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 173 की, उसमें जो बॉन्ड से डिस्चार्ज करना है उसका जिक्र है। दूसरी क्लास मैंने आपसे वैसे शेयर की क्योंकि अल्टीमेटली हमने उस टॉपिक को लेकर अभी डिस्कस करना है, तो उसमें और एज ही थिंक्स फिट। और जैसे शायद मैंने अभी बताया कि जहाँ लफ्ज, अब देखें ना CRPC में लफ्ज है कहीं मैजिस्ट्रेट, नो मैजिस्ट्रेट इज अ कोर्ट एज वेल। जहाँ कोर्ट है वहाँ मैजिस्ट्रेट भी कोर्ट है, सेशन कोर्ट भी कोर्ट है, हाई कोर्ट भी कोर्ट है, वहाँ तीनों के पावर्स हैं। लेकिन जहाँ मैजिस्ट्रेट का लफ्ज है इट मीन्स ओनली एंड ओनली मैजिस्ट्रेट, नोबडी एल्स। यही लफ्ज जो है 173 में है, जिससे ये नतीजा कोर्ट से निकाला है कि कैंसिलेशन ऑफ केस भी करेगा तो मैजिस्ट्रेट, डिस्चार्ज भी करेगा तो मैजिस्ट्रेट। The magistrate power to discharge an accused person of his bond under subsection 3 of section 3, even in cases exclusively triable by a court of session, remains unaffected by the amendments brought about by the law reforms in 1972, and also that in such cases the power of discharge remains vested with the magistrate and not with the trial court, that is the court of sessions. 1983, while relying upon the case of Bashir Sohail, so इसमें अब ये साइटेशन लिखते जाएं, ये एक दूसरे को रेफर कर रही हैं, एक दूसरे पर रिलाई कर रही हैं, नई पॉइंट कोई उसमें नहीं आ रही है। पहले ने बशीर केस को रेफर किया, अगले ने इसको किया और नेक्स्ट ने दूसरे दोनों को किया गया। तो ये आप साइटेशन लिखते जाएं। 1983 PCR LJs 1601, दूसरा है 1985 PLD 1985 लाहौर 71, फिर है PLD 2000 लाहौर 136, इसमें भी वही है। ये स्पेशल कोर्ट का भी है कि इन दिस केस द पावर ऑफ ए मैजिस्ट्रेट हु ऑर्डर डिस्चार्ज ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन इन केसेस एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय स्पेशल कोर्ट constituted under the suppression of terrorist activity स्पेशल कोर्ट एक्ट 1970। सेशन कोर्ट के ट्रायबल हो या स्पेशल कोर्ट के ट्रायबल हो, अनलेस के केस वो स्पेशल लॉ स्पेसिफिकली डिबार करें, जनरल पावर्स डिस्चार्ज की मैजिस्ट्रेट के पास ही है। फिर है PLD 2001 लाहौर 271, एन ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज और अदरवाइज ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन अंडर सेक्शन 63 और अंडर सेक्शन subsection 3 of section 103 of the code is within the competence of magistrate
competent to take cognizance of the offence in question, and it has no relevance to the question. It has no relevance to the question, and it has no relevance to question as to which court is to ultimately try the said offence, unless, of course, a special statute provides otherwise specifically. ये अथॉरिटी जो है ये है मिस्टर जस्टिस आफज सईद का खोसा, जो एक अथॉरिटी है हमारी क्रिमिनल लॉ पर। PLD 2001 MLD 1578, इसमें भी वही है कि मैजिस्ट्रेट ही डिस्चार्ज करेगा एक्सक्लूसिवली। फिर 2008 YLR 1669, ये भी यही है। अब कंट्रा भी है, दो अथॉरिटीज़ मुख्तलिफ भी हैं। वो कहते हैं कि नहीं सेशन कोर्ट, बल्कि ये दोनों केसेस में, ये दोनों पंजाब के केसेस थे, मैजिस्ट्रेट की जवाब तलब कर ली हाई कोर्ट ने कि आपने क्यों एक सेशन कोर्ट के ट्राइबल केस में बंदे को डिस्चार्ज कर दिया। अब इसमें आसिफ सईद खोसा साहब ने क्या कमेंट्स दिए हैं वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये दोनों अथॉरिटी हैं PLJ 1996, ये अथॉरिटी पेश हो सकती है आपके पास, इसीलिए मैंने इन पर ज़्यादा जोर देता हूँ कि कंट्राडिक्टरी लॉ जो है वो कहीं आपको मिसलीड ना करने की कोई कोशिश करे। PLJ 1996 लाहौर 680 और दूसरी है 2000 PCR LJ 43। In both these cases, it has been held that a magistrate has no jurisdiction to pass an order of discharge or of a cancellation of case। ये दोनों की बात हो रही है, cancellation of case और discharge एक ही footing पर है। Where the case is exclusively triable by court of session. In the case Ashik Hussain versus Session Judge Supra, the following observations have been passed regarding these two judgments। ये आसिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट के वो एक्सट्रैक्ट है जो इन दो जजमेंट्स के बारे में उन्होंने दिया है। It may be observed that apparently the learned judges were not adequately assisted in these cases regarding a clear and well recognized distinction between taking of cognizance of an offence and holding of a trial for such an offence। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मैंने बताया कि आपने हर केस की कॉग्निजेंस लेनी है, ट्रायल आपने नहीं करना, ट्रायल उन्होंने करना है, तो ट्रायल और चीज़ है, कॉग्निजेंस और चीज़ है। यही इसमें डिस्टिंग्विश किया गया है। इट हैज़ फर्दर बीन ऑब्जर्व, यानी उस जजमेंट में जो खोसा साहब की जजमेंट है, that where reading of the provisions of section 190 or 173 of the code demonstrate that in cases triable by court of session, a report under section 173 of the code is to be submitted by the police before a magistrate. The cognizance of the offence is taken by the magistrate, and after taking cognizance of the offence, the case is then sent by the magistrate to the court of session for trial. Taking of cognizance of an offence is thus different from holding of a trial, and in a given case, the two functions may be performed by the two different forums, one by the magistrate and the other by the sessions court. The power of discharge is conferred upon the magistrate to take cognizance of the offence, and it has no relevance to the fact as to which court is to ultimately try the offence in question. It was concluded that these judgments do not commend themselves to be treated as binding precedents or as true and correct manifestation of the settled legal position in that regard. Effect of discharge order. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर बैठे हैं कि does not amount to smothering the investigation, cancellation of the case, termination of prosecution, or acquittal. Difference between discharge order under section 63 and discharge under subsection 3 of section 173. दोनों में फर्क क्या है? PLD 1988 Lahore 336. It will be noticed that the word discharge occur in section 63 as also in section 173 subsection 3. In section 63 in relation to an accused person, and in section 173 subsection 3
in relation to a bail bond, जिसको अभी हमने discuss किया है. It is obvious, therefore, that it has been used in different senses in these two contexts, and that in section 63, it has been used in the sense of releasing the person under arrest. PLD 2001, इसमें भी difference को note किया गया है. Under subsection 3, a magistrate seized of a police report under clause A of subsection 1 of section 173 may discharge an accused person of his bond when he has already been released on the basis of executing a bond. Thus, an accused person who has not so far been released on the basis of executing a bond cannot be discharged by a magistrate of his bond under subsection 3 of section 173. पहले bond पर release होगा तो उससे आप discharge करेंगे. There is a difference between discharge of accused person by an IO on a bond or on bail or under the special order of a magistrate under section 63 of the code, and discharge of an accused person of his bond by a magistrate under subsection 3 of section. अब क्या है? In the former case 63 में, the accused person is released on the condition of executing a bond, where in the later case he is released of his bond, making his release unconditional and unfettered for the time being. कि जाओ भाई, अब तुम फारग हो. Difference between cancellation of case and discharge of accused. ये इस पर केस लॉ लिख लें. पॉइंट तो मैंने आपको समझा दिया कि एक में FIR इंटैक्ट है, दूसरे में FIR नहीं रहती. एक में इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, दूसरे में नहीं हो सकती. 1994 PCRLJ 2206, 1995 PCRLJ 440, 1995 PCRLJ 1666, 1999 MLD 1268, 1999 MLD 860 और आशिक हुसैन जो आसिफ खोसा साहब की जजमेंट है, वो इनमें क्या बात कही गई है? Terms discharge and cancellation are not synonymous and cannot be amalgamated. Both are different. Cancellation of case would be the cancellation of FIR, while in the case of discharging of an accused person, FIR remains intact. In the case of cancellation, reinvestigation cannot be made without the permission of the magistrate, while in the case of discharge, police can investigate the matter without getting permission from the magistrate. Discharge not equated with acquittal. ये हम जिस तो पढ़ चुके हैं कि it does not amount to acquittal. अब केस लॉ इस पर लिख लें. अब इनको बार सिर्फ अथॉरिटी आप लिखते जाएं, मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है. PLD 2001 लाहौर 271, दूसरी है 1995 MLD 1744, PLD 1949 लाहौर 537, 1968 PCRLJ 1707, 1977 PCRLJ 933, PLD 1984 Supreme Court Azad Jammu and Kashmir 127, 1989 PCRLJ 1655. ये सब में यही कहा गया है कि discharge does not amount to acquittal. 1995 MLD 1744, PLD 2001 लाहौर, ये मैं पढ़ देता हूँ. इसमें एक कंप्लेनेंट जो था उसने उस अक्यूज़ को जो डिस्चार्ज हुआ था मिलिशियस प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग शुरू कर दी. तो उन्होंने कहा भाई ये तो डिस्चार्ज एक्विटल है ही नहीं, मिलिशियस प्रोसिक्यूशन काहे की हो गई. The complainant cannot be proceeded against for malicious prosecution simply because the accused person complained against had been discharged on the basis of investigation, as the discharge could not be equated with acquittal. Nature of discharge order. ये क्या है? It is judicial order or administrative order.
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। तो ये आप जानते हैं, साइटेशन आप लिख लें। इसमें ये साइटेशन मैं पढ़ूंगा, PLD 1985 सुप्रीम कोर्ट 62 बहादुर वर्सेस स्टेट, ब्यूटीफुल जजमेंट है। ये आई थी कैंसिलेशन ऑफ केस में, लेकिन जैसे मैंने बताया कि डिस्चार्ज और कैंसिलेशन दोनों एक ही लेवल की हैं, लिहाजा ये जजमेंट बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत टू दी पॉइंट है, जिसमें डिस्कस किया गया है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर आप किस कैपेसिटी में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जुडिशल ऑर्डर्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और मैजिस्ट्रेट कभी जुडिशल फंक्शन परफॉर्म करता है, कभी एग्जेक्टिव करता है। CRPC में आपकी डाइवर्स ड्यूटीज़ हैं। समटाइम्स यू एक्ट नॉट एज ए कोर्ट बट एज ए पर्सोना डेजिग्नेटा। योर ड्यूटीज आर मिनिस्टीरियल, एग्जेक्टिव और एडमिनिस्ट्रेटिव। सिर्फ नाम मैजिस्ट्रेट का लिख देने से इट डज नॉट मीन दैट ऑर्डर विच यू हैव पास्ड और उसके नीचे लिखा है मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, कि आपका वो ऑर्डर जुडिशियल है, नहीं। यही इसमें बात कही गई है। द हाई कोर्ट हैज टेकन द व्यू एंड वी थिंक राइटली सो दैट अंडर CRPC a magistrate is entrusted with diverse duties and in discharging the same does not always function as a court. Conduct judicial proceeding are amenable to revisional jurisdiction. Some of his powers and duties under the code are administrative, executive or ministerial, and he discharges these duties not as a code but as a persona designator. Mere name of designation of a magistrate is not decisive of the question, because as observed, judges often administer and administrators often judge. Administrator भी sometimes judicial order pass करते हैं. That a magistrate in cancelling a registered criminal case is required to act judicially, और यही requirement आपसे है when you discharge a person. Whether you cancel a case or you discharge a person, this is the requirement which Supreme Court wants from the magistrate. क्या? To act judicially, in that he has to act fairly, justly and honestly, a duty common to the exercise of all state powers. There is no list, there is no case. List means case. कोई केस पेंडिंग नहीं है कि आप आर्गूमेंट सुने उधर की भी उधर की भी, क्योंकि जब आप केस सुनते हैं तो फिर एक फैसला देते हैं और फैसला फिर अपीलेबल भी है, रिवीजन भी है। लेकिन डिस्चार्ज में या कैंसिलेशन में देयर इज नो केस, नो लिस्ट, देयर इज नो ड्यूटी टू हेयर द पार्टीज। ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को जज करने के लिए दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। कोई हियरिंग की जरूरत नहीं है, there is no decision given, no finality or revocability attaching to the order. The party is left free to institute a complaint on the same facts, and the same magistrate does not, after passing such an order, render himself functus officio. On the contrary, he is quite competent to entertain and deal with such a complaint on material presented to him. These peculiarities establish beyond any doubt that in so concurring with the report under section 173 or suo motu cancelling, discharging a person, you don't act as a court. He does not function as a criminal court. For that reason, the order is not amenable to revisional jurisdiction under section 439 to so and so. 1997 SCMR 304, इसमें भी यही बात कही गई। फिर है 1986 MLD 2439, इसमें भी यही बात कही गई। 1990 PCRLJ 1932, ये भी यही बात कही गई। 1997 PCRLJ 1167, ये सारी डिस्चार्ज पर है। PLD 2001 Lahore 271, the proposition that an order of magistrate regarding discharge of an accused person in a criminal case is an administrative and not a judicial order, and the same is not amenable to revisional jurisdiction, can therefore be confidently accepted as a proposition
firmly settled by an overwhelming weight of judicial authority. टाइम हो गया? ये नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा रहता है, इसको करके, क्योंकि कैंसिलेशन ऑफ केस में बहुत सारी बातें हमने डिस्कस कर रही हैं, बहुत सारी बातें डिस्कस हो गई हैं. बाकी इंशाल्लाह आई डोंट वांट टू टेक योर आई मीन लंच टाइम, तो वी विल बी मीटिंग अगेन. थैंक यू वेरी मच. ढाई बजे हो गया ना, फिर 2:30. ऑल राइट. डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. So hurriedly, first of all, we will complete the topic we were already discussing it. Arrest of discharged person. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर बैठे हैं कि अरेस्ट करने के लिए मैजिस्ट्रेट की परमिशन जो है वो ज़रूरी है. इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन डिस्चार्ज पर्सन को अगर अरेस्ट करना है तो फिर मैजिस्ट्रेट से वो ऑर्डर रिकॉल करवाया जाए. ये है, आप अथॉरिटीज़ लिख लें इस पर. 1994 पहले तो वही है, आशिक हुसैन केस जो है PLD 2001 लाहौर 271 वो भी है, और उसके साथ है 1994 PCR LJ 1806, और दूसरी है 1985 PCR LJ 234. आगे है रेमेडी अगेंस्ट डिस्चार्ज ऑर्डर. जैसे हम उस वक्त भी डिस्कस कर रहे थे कि रिवीजन लाई नहीं करेगी, अपील नहीं लाई करेगी, 199 रिट हो सकती है, या 561A के तहत इनहेरेंट पावर्स. ए रिवीजन पिटिशन इज नॉट कॉम्पिटेंट अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज, एंड सच ऑर्डर में बी चैलेंज बिफोर द हाई कोर्ट थ्रू ए पिटिशन अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेइंग फॉर इशुएंस ऑफ रिट ऑफ सर्चराई. आप जानते हैं कि रिट जो है मुख्तलिफ किस्म के हैं. एक प्रोहिबिटरी है, एक जो है वो डायरेक्टरी है, और एक सर्चराई है. इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन द केस ऑफ आरिफ अली खान वर्सेस स्टेट. ये भी रेमेडी के अगेंस्ट है सुप्रीम कोर्ट की 1993 SCMR 187 और 1997 SCMR 304 that in appropriate and unusual case even a petition under section 561A of the code may be maintainable before the High Court against an order of discharge. Some of the recognized grounds of interference with the order of discharge are कि grounds क्या क्या हो सकती हैं डिस्चार्ज ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए. पॉसिबली क्या ग्राउंड्स हो सकती हैं? वो है कि सच एन ऑर्डर बाय ए मैजिस्ट्रेट मैकेनिकली, यानी ही पास्ड ऑर्डर मैकेनिकली. मैकेनिकली ऑर्डर वही है कि एग्रीड विद द पुलिस रिपोर्ट.
एज रिक्वायर्ड एज रिक्वेस्टेड बाय द पुलिस। ये वो ऑर्डर है जिसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड रिफ्लेक्ट नहीं होती। विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हिज इंडिपेंडेंट माइंड with the facts of the case, blindfolded acceptance of recommendation of the police in that regard, perversity of reasoning, and adoption of procedure which offends against letter and spirit of the law. Discharge order set aside being illegal. ये हमें गौर से पढ़ना है कि हम ऐसा ऑर्डर ना करें जो इन जैसे ऑर्डर्स में फॉल करता हो। 1994 ये इंस्टांसेस हैं जब डिस्चार्ज ऑर्डर सेट साइड हो गया और फिर केस भी रिमांड हो गया कि जी आज सर नो ऑर्डर पास करें इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो लेट अस इंश्योर कि ऐसी सिचुएशन हमारे हाथों ना निकले। वेयर द मैजिस्ट्रेट पास द डिस्चार्ज ऑर्डर विदाउट गिविंग एनी रीजन, being on the face of it not a speaking order and not sustainable, it was accordingly set aside. The magistrate was directed to decide the matter in the light of the rule laid down in the Supreme Court in the Bahadur's case, वो जिसका मैंने पहले हवाला किया है 1985 सुप्रीम कोर्ट पेज 62, जो शफी रहमान साहब की जजमेंट है, बड़ी म्यूसिफिक जजमेंट है, जिसमें उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं कि कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, कौन सा जुडिशल ऑर्डर है और मैजिस्ट्रेट की मुख्तलिफ ड्यूटीज़ हैं। 1997 PCRLJ 502, the magistrate without notice that he had already a day earlier sent the accused person to judicial lockup a day earlier and fixed the date for further proceeding. Proceeded, अब ये सारा कुछ करने के बाद अब डिस्चार्ज कर दिया। Proceeded to pass the discharge order in a mechanical manner without appreciating the evidence collected by that time and without giving any cogent reason. The impugned order was set aside and the case was remitted, directing the magistrate to pass fresh order. 1997 MLD 113. The magistrate, without saying a word about the ocular evidence consisting of the statement of the first informant and 2 eyewitnesses, refused the judicial remand of the accused and proceeded to discharge him in a murder case by holding that he was innocent. यानी accused को कहा कि innocent है in a murder case और discharge कर दिया, जबकि पुलिस जो है वो रिमांड मांग रही है। By holding that he was innocent on the basis of some affidavits produced in defense during investigation without even waiting for the finalization of the investigation. It was held that he failed to properly apply his mind to the facts of the case produced before him through case diary and reached a misleading conclusion. Tainted with prejudice, discharge order was accordingly set aside. 1988, PCRLJ 804. Inspector Police Range Crime in his investigation had found the accused guilty and the injured prosecuted witnesses as also other witnesses had supported the prosecution case and thus no case for the discharge of the accused was made out. However, the magistrate, acting mechanically without exhibiting least application of judicial mind, blindly and without giving any reason, detoured the report, yes, I agree, this is detouring, and ordered the discharge of the accused, order set aside. अब है continuation of investigation. ये हम already discuss कर बैठे हैं कि investigation अगर जारी है, it will continue. कुछ पीरियड के बाद फ्रेश अगर मटेरियल मिलता है तो री इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है। इस पर केस लॉ मैं आपको लिखवाऊंगा, साइटेशन को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बात वही है जो सब में रिपीट की जा रही है। पहली तो है PLD 2001 लाहौर 271, वही जो आशिक हुसैन वाला केस है, उसमें वही बात कही गई। AIR 1957 कलकत्ता 379, ये भी उसी पॉइंट पर है। तीसरी है 1985 PCRLJ 224, 1986 MLD 2439, next 1994 PCRLJ 2206, 1995 PCRLJ 440, फिर 1995 PCRLJ 1666, 1995 MLD 1744। अब है
2-3 या 4-5 केस ऐसे हैं जिनमें अदरवाइज कहा गया है। ये साइटेशन मैं इसलिए इन पर जोर देता हूं कि ये अथॉरिटीज़ अगर आपके सामने पेश हों तो हमें इनको फॉलो नहीं करना। लॉ यही सेटल्ड है कि इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, री इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है। ये चंद एक अथॉरिटीज़ हैं जिसमें अदरवाइज होल्ड किया गया। In this respect, an extract from the celebrated judgment in the case of Ashik Hussain, authorized by Honorable Mr. Justice Asif Saeed का खोसा is given below. मैंने उन्हीं की वर्डिंग दे दी है without commenting my own. However, a different note was struck in this regard by his court in the case Abdul Wahid versus State, PLD 1986 Lahore 81. पहला केस तो ये है। By holding that, इस अथॉरिटी में क्या कहा गया कि where an accused is got discharged by the police from the magistrate, the police strictly have no authority to re-investigate the case. ये कहा गया इसमें, without applying to the magistrate for the recall of his order. See Asghar Ali versus State 1983 PCR LJ 2187. अब इसमें जिस अथॉरिटी का हवाला दिया गया है उसको खोसा साहब ने अपनी सी जजमेंट में डिस्कस किया है कि भाई ये अथॉरिटी तो कैंसिलेशन ऑफ केस पर थी, लफ्ज़ इसमें डिस्चार्ज था, लेकिन अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने इसको कहा कि ये डिस्चार्ज का केस नहीं है, ये तो कैंसिलेशन है। लिहाजा कैंसिलेशन में तो जैसे हम पहले डिस्कस कर बैठे हैं कि री इन्वेस्टिगेशन या इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, डिस्चार्ज में हो सकती है। लिहाजा ये अथॉरिटी जिस पर रिलाई किया गया ये गलत तौर पर किया गया, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कहा गया। खोसा साहब इस बारे में क्या कहते हैं? Unfortunately, in that judgment, the case of Asghar Ali versus State 1983-2187 was not minutely examined. A closer scrutiny of the judgment in Asghar Ali case would have revealed that although magistrate in this case had discharged the accused person, yet the said order of discharge was construed by this court to be one of cancellation of case. So cancellation of a case is surely a species different from the discharge of an accused person, as the former terminates further investigation by the police, whereas the later does not. अब एक दूसरा केस है, ये पहला केस हो गया, इसमें जिस अथॉरिटी का हवाला दिया गया वो भी गलत थी। अब दूसरा केस क्या है? मोहम्मदीन वर्सेस एसओ 1987 MLD 2657। इसमें क्या ऑर्डर पास हुआ? इसमें पास ऑर्डर ये हुआ, रिट की गई, कहा गया जी हमारा बंदा डिस्चार्ज था, पुलिस री इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो कि पुलिस को मैंडेट हासिल नहीं है जब तक मैजिस्ट्रेट से परमिशन ना ली जाए। अब क्या हुआ? एसएचओ कहता है हाँ जी मैंने तो परमिशन नहीं ली, मैं अब मैजिस्ट्रेट साहब की परमिशन लूँगा और फिर री इन्वेस्टिगेशन करूँगा। तो जज ने कहा कि पिटीशन इज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंगली। ना जज ने अपना फैसला दिया, ये फैक्ट्स थे। इस बारे में खोसा साहब क्या फरमाते हैं? ये ऑर्डर है जो जज ने पास किया। लर्नड काउंसिल फॉर द पिटीशनर स्टेट्स that after discharge of an accused on a police report, the police is not competent to reopen the case without obtaining orders of the magistrate, which admittedly has not been done in the present case. The SHO conceded this legal proposition and stated that Qamar Abbas will not be summoned without obtaining orders of the competent court. In this view of the matter, the petition has no grievance. The SHO shall inform the this and that. अब खोसा साहब इस बारे में क्या कहते हैं? With respect to the learned judge deciding, nay, he has not decided the matter, he has disposed it of. Said petition, I would not like to treat the said judgment as a precedent. ये precedent गलत लिखा हुआ है, precedent है. As the same proceeds only on a concession made by a SHO of a police officer, which concession also ran contrary to the established law. ये तीन अथॉरिटीज और लिख लें।
है, ये 5 अथॉरिटीज़ आर नॉट कन्वेइंग द करेक्ट लॉ। वेदर डिस्चार्ज इज पॉसिबल आफ्टर टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस, यू ऑलरेडी नो इट कि नहीं। कॉग्निजेंस लेने के बाद ना केस कैंसिल हो सकता है और ना ही बंदा डिस्चार्ज हो सकता है। इस पर केस ला आप जल्दी जल्दी लिख लें। PLD 1987, सुप्रीम कोर्ट 103, 1990, SCMR 12, PLD 1988, Lahore 666, the principle propounded on the above mentioned judgment was subsequently followed in the case। अगर ये भी लिखना चाहें तो, otherwise you already know it, लिखना चाहें तो लिख लें। ये भी 1991 PCR LJ 62। मैंने तो कोशिश की है कि जितना मैक्सिमम लॉ है वो इकट्ठा करके आपसे शेयर कर सकूं। PLD 1992 लाहौर, 1992 PCR LJ 708, 1993 MLD 2402, 1993 PCR LJ 1593, 1996 PCR LJ 271, PLD 2008। अब ये खोसा साहब ने जो अपनी जजमेंट है उसमें जो जिक्र किया है, आफ्टर टेकिंग द कॉग्निजेंस बाय ट्रायल कोर्ट ओनली 3 रिजल्ट्स आर पॉसिबल। डिस्चार्ज तो नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? फर्स्टली कन्विक्शन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन आइदर अपॉन एडमिशन ऑफ गिल्ट बाय हिम और ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस लेड बाय द प्रोसिक्यूशन। सेकंडली एक्विटल ऑफ द अक्यूज्ड आइदर अंडर सेक्शन 249A जो आपके पावर्स हैं और 265K जो सेशन जज के हैं, or on the basis of failure of the prosecution to prove the case on merits beyond reasonable doubt. Thirdly, withdrawal from prosecution by a public prosecutor. ये 3 हैं, डिस्चार्ज नहीं हो सकता। Summoning of accused placed in column number 2, ये इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक तो ये है कि जो मैजिस्ट्रेट के इख्तियारात हैं ट्राइबल के, उसका है, इस पर आप ये अथॉरिटी लिख लें। जो आपकी ज्यूरिसडिक्शन वाले केस हैं उसकी बात हो रही है, या जो ट्रायल कोर्ट कर रही है, ट्रायल कोर्ट का आप हो या सेशन कोर्ट हो, ये उसके लिए है। 1985 SCMR 1314, ये भी सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है। Once the magistrate has taken cognizance of the offence exclusively triable by the court of session, he has to send the case to that court. As regard, ये थोड़ा सा पढ़ दूँ। He takes cognizance of a case, जो मैंने आपको बताया, खा मैजिस्ट्रेट हो, सेशन जज हो, आप केस की कॉग्निजेंस लेते हैं, ऑफेंस की कॉग्निजेंस लेते हैं, ऑफेंडर्स की नहीं। ये ज़हन में रखें। ऑफेंडर्स तो 3 शो किए गए हैं, 2 बंदे पुलिस ने तो ऑफेंडर्स नहीं शो किए, लेकिन वो उसमें पुलिस रिपोर्ट में है, उनको भी तलब कर सकते हैं और उनको भी तलब कर सकते हैं जिनका उसमें जिक्र नहीं भी है। सर काइंडली माइक ऑन करें सर, माइक सर ऑन करें सर। ये वाला जी सर, थैंक यू सर। He takes cognizance of the case as a whole, not qua only some of the accused found by the police to be implicated in the case. Cognizance can be taken even if the offenders be unknown. ये है लॉ असल में जो है। This would be true even you take the cognizance of a case triable exclusively by the session court. वहाँ भी पोजीशन यही है। On taking cognizance of the offence, the court acquires jurisdiction over all the persons involved and not only over persons against whom the challan is submitted. PLD 1986, इसमें भी यही कहा गया। PLD 1988 लाहौर 336, in the matter is concluded by the dicta in Raja Khush Bakhtur Rahman, वो जो 9th ऊपर मैंने जिक्र किया है। In the present case also the petitioners' names were, despite the order of the magistrate discharging them, placed in column number 2 of the challan, and their case was therefore clearly within the rule laid down in Raja Khush Bakhtur Rahman.
The order of discharge made in respect of them was an order under section 63. But even if, ये note करने वाली बात है, even if it were an order under section 173 subsection 3 or is treated as an order under that provision, the fact remains that as in the case of Raja Khushbakhtar Rahman, their names found in column number 2 of the Challan, and the learned trial judge therefore acted within a jurisdiction in summoning them to stand the trial. The making of an order under section 173 could not affect the, ये 173 subsection 3 का order किसने करना है भाई? मैजिस्ट्रेट ने। अब उसकी बात हो रही है, मैजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर कर दिया है, उसको डिस्चार्ज कर दिया है, क्या सेशन कोर्ट उसको समन नहीं कर सकती? कर सकती है। Could not affect the jurisdiction of the learned court for such an order to quote from Bahadur case is an administrative order, and when the magistrate takes it, there is no, ये वही बात यहाँ कही गई है। Raja Khushbakhtar Rahman case is, in my opinion, also authority for the view that for summoning an accused person whose name appears in column number 2 of the Challan, it is not necessary for the learned trial judge to record some evidence. Evidence लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। 1988 SCMR 1428, ये भी सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है इसी पॉइंट पर। 1993 PCR LJ, ये भी इसी पॉइंट पर है। 1993 PCR LJ 686 पेशावर की इसी पॉइंट पर है। The omission of the complainant or the prosecution agency to challenge the order of release of an accused, नहीं चैलेंज किया जाता, कोई बात नहीं, you can still summon them, क्योंकि वो ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेटिव है, उसको चैलेंज किए जाना जरूरी नहीं है। PLD 1988 लाहौर 523, इसमें कहा गया कि भाई ये जो कॉलम नंबर 3 है या कॉलम नंबर 2 है, ये तो एक मैटर ऑफ कन्वीनियंस है, ये कोई लॉ नहीं है। Making of various columns in the Challan form is a device of convenience. It does not limit the jurisdiction of the court to try only those accused persons whose names find mention in column number 2 or 3 of the Challan. The court is at liberty to summon any person appearing to be involved in commission of the offence, irrespective of the fact whether his name finds mention in column number 2 or 3 of the Challan or not. यही मैंने आपको कहा कि अगर आपको किसी और मटेरियल से किसी बंदे की इन्वॉल्वमेंट का पता चलता है तो यू आर कॉम्पिटेंट टू समन हिम, यू आर कॉम्पिटेंट टू अरे हिम एज एन अक्यूज्ड। 1999 PCR LJ 731, PLD 2001 लाहौर 271, वो भी यही है। अब आ गया जो मैंने आपको कहा कि आप सेशन केस में भी बंदे को तलब कर सकते हैं। दिस इज समथिंग विच पीपल एक्सेप्टेड विद ए सरप्राइजिंग वे कि हाउ इट इज पॉसिबल। आई विल टेल यू, आई विल शेयर यू विद द केस लॉ, यू आर कॉम्पिटेंट। द स्कीम ऑफ CRPC, सबसे पहला केस है AIR 1924 सिंध 71। इस अथॉरिटी को हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बाद में रेफर किया है। अंडर सेक्शन 190 मैजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस एंड नॉट ऑफ द ऑफेंडर एज द मैजिस्ट्रेट वाज सीज्ड ऑफ द होल केस एज सून एज टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट he would be perfectly justified in issuing process against any other person who he has reason to believe are implicated in the offence which he has taken cognizance of, and his action against them would be so and so। अब इसमें सेशन कोर्ट का लफ्ज नहीं है। अगली अथॉरिटी जो सुप्रीम कोर्ट की जिसमें इसको रेफर किया गया है वो है सेशन केस के बारे में। फिर आ गया AIR 1942 सिंध 161, इसमें भी उसको रेफर किया गया जो पहली अथॉरिटी है। While referring to section 190 CRPC giving jurisdiction to magistrate taking cognizance, section 190 does not mention the accused. You take cognizance of what? Of police report, or you take cognizance of complaint,
not of accused. यही बात यहाँ कही जा रही है. It has been held that a magistrate take cognizance of an offence, not of the offender, and that a magistrate thereby may add a person or persons to those accused mentioned in the complaint or police report upon such cognizance of offence has been. अब यही अथॉरिटी 1924 सिंध को रेफर किया गया इसमें. 1953 फेडरल कोड 145, इसमें क्या कहा गया? As the code of criminal procedure provides for taking cognizance of offence and not of any individual offender, the magistrate who takes cognizance of the offence can proceed against every person who may be proved by evidence to be concerned in the offence, irrespective of his name being specially mentioned or not, either in the petition of complaint or in the police report. अब आ गया जी 1967 सुप्रीम कोर्ट. In this case, अब ये क्वेश्चन क्लियरली सेशन कोर्ट का है. In this case, the question arose whether in a case registered under section 302 and 307 PPC, the magistrate can take cognizance of offence under section 190B and issue summons to the persons placed in column number 2. ये question था which was raised before the Honorable Supreme Court. कहा क्या गया? In our opinion, the action of the magistrate in issuing summons to these appellants, despite the fact that the investigating officer in his report under section 103 placed their names in column number 2, was clearly correct. Now this was clearly a case triable by the Sessions Court. The magistrate is not bound by the report submitted by the police under section 173. Whatever the said report is received by the magistrate on the report may not agree with the conclusions reached. ये powers हैं आपकी, जुर्रत आपने करनी है ऐसा order pass करने की. You must be equipped with the law. कि अगर आपसे पूछे तो you should be in a position कि sir this is the law. Itself may not agree with the conclusions. 1979 PCRLJ 1073. In this case, the question arose whether the addition said that under the amendments introduced by law firm so-and-so, doing away with the commitment proceedings, could summon the accused placed in call to more so when they had not been summoned by the magistrate taking cognizance. इसमें question और था. इसमें ये था कि जी मैजिस्ट्रेट तलब कर सकता है, सेशन जज नहीं कर सकता. इसमें कहा कि नहीं, कमिटमेंट प्रोसीडिंग के ख़त्म होने से मैजिस्ट्रेट भी तलब कर सकता है, सेशन जज भी कर सकता है. ये फिर आ गया 2002 SCMR 63. This was also a murder case, and the question pertained to the summoning of accused placed in column number 2. The Supreme Court, while relying on the case of Mehrab versus Emperor, वही जो AIR 1924 Sindh 71 जो सबसे पहले मैंने रेफर की है, and Falkshare case PLD 1967 Supreme Court, दोनों को रेफर किया गया इस सफ्तर अली केस में. Observed as under, when a magistrate takes cognizance under section 191B on a police report, he takes cognizance of the offence and not merely of a particular person charged in the report as an offender. He can therefore issue process against other persons who also appear to him. ये वही language है जो हम AIR 1924 में पढ़ी, 1963 में पढ़ी, और ये सफदर अली केस में भी सुप्रीम कोर्ट का केस है कि his order is perfect. फिर आ गया 2008 YLR 65. ये कराची का था शायद. In this murder case, it was contended before the High Court that in spite of deleting name of applicant for want of evidence and placing in column number 2 of the challan, judicial magistrate had not accepted the report of the IO and observed for issue of and ordered for issue of process. कहा गया कि ये जनाब मैजिस्ट्रेट साहब नहीं कर सकते. Order is void and without jurisdiction. As in a murder case under section 302, the trial court is only competent, not the magistrate. लेकिन High Court ने observed as under the arguments advanced by London Council does not appeal to reason by virtue of section 91 so and so. बाकी सब कुछ वही है. 2008 YLR 1078.
Admittedly, the incident of murder of Muhammad Bali is an unwitnessed incident. Therefore, prosecution has to collect bits and pieces of evidence to bring home their case against the culprits involved in the case. It is pertinent to observe that when a magistrate takes cognizance of an offence, he takes cognizance as a whole and not only against an offender. इसमें भी वही बात कही गई। 2010 सुप्रीम कोर्ट ये लेटेस्ट है इसमें 585, ये साइटेशन आप जरूर पढ़ें डिटेल में। 2010 सुप्रीम कोर्ट 585, इसमें कहा गया है कि मौजूदा सेटअप में एक मैजिस्ट्रेट को सेशन केस को कैसे डील करना है। अगर एक मुल्ज़म एब्सकॉन्डर है और केस सेशन केस है, क्या आप उसकी जो एविडेंस है लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ये अथॉरिटी कहती है कि आप लिखेंगे। लिखकर फिर जब भी अगर पकड़ा जाएगा और वो बंदा को उनमें से मर जाए तो उसकी वो एविडेंस पढ़ी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आपके लिए ख़ास तौर पर मैं इस अथॉरिटी की तरफ रेफ़र कर रहा हूँ कि इसको आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि यहाँ मैंने सिर्फ एक पॉइंट से इसको रेफ़र कर रहा हूँ और वो है सेशन केस के डिस्चार्ज अक्यूज को समन करने की हद तक। ये एक पॉइंट है, इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें डिटेल में डिस्कस किया गया कि आपने क्या क्या करना है। So that would be very useful for you. The Supreme Court, while dealing with the various powers of the magistrate in sending up the case to the Court of Session, या मैंने indication दे दी है, उनमें से एक point ये था, also dealt with their powers regarding person placed in column number 2. It was observed that in such a case, the magistrate is empowered to either discharge the bond executed by him before the police, or क्या pass any other order including joining him as an accused. So this is the ये कितने 9 जजमेंट्स मैंने आप सबको शेयर की हैं जिसमें सेशन कोर्ट के ट्राइबल केस के मुल्ज़म खाना नंबर 2 को भी यू कैन कॉम्पिटेंटली समन। लास्ट है बेल लेंगे या श्योरिटी बॉन्ड लेंगे। ये सेक्शन 91 मैंने यहाँ पर लिखा है, ये मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। सेक्शन 91 CRPC power to take bond for appearance. When any person for whose appearance or arrest the officer presiding in any court is empowered to issue a summons or warrant is present in such court, such officer may require such person to execute a bond with or without surety for his appearance in such court. Process जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया सेक्शन 204 है, क्योंकि जब एक मुल्ज़म के खिलाफ चलान आता है तो वहाँ इन्वेस्टिगेशन हो चुकी होती है, उसमें भी प्रोसेस वही है। कंप्लेंट केस में भी प्रोसेस 204 का है। डिस्चार्ज अक्यूज्ड को भी ये समन करेंगे तो प्रोसेस 204 का है। कंप्लेंट और डिस्चार्ज में सेक्शन 91 CRPC के तहत आप सिर्फ क्या डिमांड करेंगे? बॉन्ड। 1986 PCRLJ 2359 मदर हुसैन वर्सेस स्टेट, इसमें कहा गया कि आप सिर्फ बॉन्ड लेंगे मैजिस्ट्रेट से, उससे बेल नहीं लेंगे। 2010 SCMR 611, ये रहमत हुसैन जाफरी साहब की अथॉरिटी है जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे मैंने रेफ़र किया था, उन्होंने कराची बेंच में भी एक कंप्लेंट केस में भी ये कहा था कि आप बेल अक्यूज से लेंगे। ये दोनों जजमेंट्स जो हैं, नूर नबी केस वाली भी और लुकमान केस भी, सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में उनको सेट असाइड कर दिया है। वो साइटेशन है 2014 SCMR 1762, आप में से किसी ने पेज बताया था, वो सही बताया था, सर्वर वर्सेस। इन दिस केस द लुकमान केस केम अंडर डिस्कशन बाय द सुप्रीम कोर्ट along with the case of 2005 PCRLJ Noor Nabi and 3 other state decided by High Court of Sindh Karachi, and it has been held
by Supreme Court that both the said judgments do not contain correct legal position. Both the judgments have been declared per incurium, being against the settled law. अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर फॉलो किया है कि आप फॉलो करें वही 1986 जो तारक साहब की जजमेंट थी. द करेक्ट लीगल पोजीशन इन दिस बिहाफ हैज बीन हेल्ड टू बी एज अंडर. इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, इसमें उन्होंने यही कहा है कि आप उससे डिस्टिंग्विश किया उन्होंने सफिशिएंट ग्राउंड्स में और रीजनेबल ग्राउंड्स में, क्योंकि 497 जिसकी बेल है वहाँ लफ्ज़ रीजनेबल ग्राउंड्स है. रीजनेबल ग्राउंड्स मीन दैट ग्राउंड विच अपील्स टू द माइंड ऑफ ए प्रूडेंट मैन. सफिशिएंट ग्राउंड इज ऑफ लेसर इंटेंसिटी. तो उन्होंने कहा कि चूंकि 204 में आप प्रोसेस इशू करते हैं, द रिक्वायरमेंट इज सफिशिएंट ग्राउंड्स, तो आप उससे सिर्फ बॉन्ड लेंगे, उससे बेल आप नहीं लेंगे. हाँ, अगर आप, क्योंकि वो कहते हैं कि जब आप सिंपल समन्स इशू करते हैं किसी को तलब करने के लिए, तो इज नॉट पुट अंडर रिस्ट्रेंट, उस पर कोई बंदिश नहीं है. सिंपली आप कहते हैं कि आ जाओ भाई मेरी अदालत में. लेकिन अगर आप बेलेबल या नॉन बेलेबल वारंट जारी करते हैं तो देन ही बिकम्स अंडर सम रेस्ट्रेंट. मेरी बात समझ रहे हैं कि अगर किसी के खिलाफ आप वारंट जारी करते हैं नॉन बेलेबल, इसका मतलब ही वुड बी अरेस्टेड, तो वो ही इज अंडर रेस्ट्रेंट. तो ऐसी सूरत में, क्योंकि आप दोनों इशू प्रोसेस कर सकते हैं, समन्स भी कर सकते हैं, बेलेबल वारंट्स भी इशू कर सकते हैं, नॉन बेलेबल भी कर सकते हैं. तो बेलेबल या नॉन बेलेबल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देयर वुड बी सम रेस्ट्रेंट ऑन द माइंड ऑफ द पर्सन हु इज बीइंग समन्ड, सो ही मे अप्रोच द कोर्ट फॉर बेल, बेल फॉर अरेस्ट और बेल आफ्टर अरेस्ट. लेकिन फिर भी डिस्क्रिशन आपकी है. ये मैं पढ़ देता हूं जो उन्होंने कहा है कि डिस्क्रिशन फिर भी आपकी है. ये पार्ट मैं आपसे पढ़ देता हूं. If in response to the summons issued for his appearance the accused person appears for the court but fails to submit the required bond, आप उसको फिर जेल में भेज सकते हैं. If the process issued by court against an accused person under section 204 is through a warrant, bailable or not bailable, then the accused person may be under some kind of form or restraint, and therefore he may apply for his pre-arrest bail